चलिए, तो अपने सॉल्व करेंगे आरटीपी 2023 में टर्म का जो आपका आया था इनकम टैक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं, अलग वीडियो था उसका। अब चलिए सॉल्व करेंगे आगे का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चन था। देखिएगा क्या बोल रहा है। मिसेस रोमा, एन इंडियन सिटीजन, इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट। बोल रहा है कि कोई मिसेस रोमा है, इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 23। आपके ईयर का डेटा दे दिया है, 8 डेटा है। बोल रहा है डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ रोमा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ 115 बैक। बोल रहा न्यू स्कीम नहीं है, ओल्ड रिजिम है। ऑन द assumption that number 1 C is resident but not ordinarily resident, R NOR, और नंबर 2 NR। ओके, तो बोल रहा है अगर ये R NOR है या NR है तो आपको टैक्स निकालना है। सुनिएगा यहां पर अगर हम R NOR ले लें और NR, फर्स्ट है सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर। ध्यान दीजिएगा, इंडियन गवर्नमेंट की इंप्लॉई है और एज पर सेक्शन 9 आपको याद हो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया वाला पॉइंट, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के बाहर सैलरी देता है तो उस पर टैक्स है। हाँ, अलावेंस और परक्यूजिट्स पोर्शन होता ना तो सेक्शन 10(7) में एग्जम्प्ट था। यहां अलावेंस परक्यूजिट्स पोर्शन नहीं है तो टैक्सेबल होगा दोनों के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है इंडिया के बाहर। बट ध्यान रखिएगा ये 2 लाख है, इसमें से अपना 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ना। ये सैलरी अंडर द हेड, सॉरी इनकम अंडर द हेड सैलरीज नहीं है। एक काम करिए, हम सॉल्यूशन ही दिखा दे रहे हैं इंस्टीट्यूट का। देख लीजिए 2 लाख है, 50,000 का अपने दोनों केस में क्या दे रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। या एक काम करो, इग्नोर करो ना सॉल्यूशन, तो 1.5 लाख 1.5 लाख दोनों में आ गया। नंबर 2, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन उड़ीसा, इंडिया है, इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल, तो दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, इंडियन इनकम है। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इट इन बड़ौदा, बोल रहा है कोई बिजनेस से लॉस हुआ है, इंडियन है, आएगा। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन पेरिस, बोल रहा बिजनेस पेरिस में है, इनकम इज अर्नड एंड रिसीव्ड इन सिडनी एंड बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम पेरिस। बोल रहा फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन से कंट्रोल होता है, आर एनओआर एनआर में आएगा ही नहीं। आरओआर होता ना तब आता, और आर एनओआर में कब आता, जब ये इंडिया से कंट्रोल हो। कंट्रोल कहां से हो रहा है, पेरिस से। फिफ्थ, लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन कनाडा, अगेन फॉरेन इनकम है, थ्रू प्रॉफिट्स, दो प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम देहरादून। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन इनकम एनआर के लिए कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, आरओआर के लिए ऑलवेज टैक्सेबल होता है, और आर एनओआर के लिए कब होता है, जब वो इंडिया से कंट्रोल हो। और देखिएगा ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो आएगा। नेक्स्ट वन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन कनाडा, यही बिजनेस का अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। एनआर के लिए फॉरेन इनकम का तो आता ही नहीं है, इसके लिए आएगा, अनएब्जॉर्ब्ड है, एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन इंडोनेशिया एंड 40% रिसीव्ड इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन इनकम है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, आर एनओआर में तो आएगा। फॉरेन इनकम है, इंडिया से भले कंट्रोल हो, एनआर में नहीं आता, लेकिन क्योंकि 40% रिसीव्ड हो गया इंडिया में तो ये बन गया इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल, तो 40% आएगा। नेक्स्ट वन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा एंड रिसीव्ड इन कनाडा, बोलिएगा फॉरेन इनकम है, बिजनेस है ही नहीं, आएगा ही नहीं, और एनआर के लिए कभी भी आता नहीं, तो ये हो जाएगा आपका इनकम। ये कितना हो रहा है, 60,000, 62, एक मिनट, हाँ
टोटल कर लो ना, 80, 70, 50, 3 लाख, 280, 280 और 62 माइनस हुआ 2,12,000 हो रहा है क्या? एक बार आंसर टैली कर लो। 218 टोटलिंग करा रहे, कैलकुलेटर ऑन करने दीजिए। 1.5 लाख, 80,000, 70,000, 3 लाख हो गया। 3 लाख में से 20,000 गया, 46 गया और 16,000 गया। हाँ 218 हो रहा है। और वैसे ही इस साइड टोटल कर लीजिए एक बार, ये 218 और इस साइड हो गया ये आपका 60,000, 210, 238, 238। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मिस्टर आकाश ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट आर दीज। सुनिएगा, एचपी चैप्टर से लिंक्ड है। एचपी चैप्टर में आरईआर कैसे निकलता है? आरईआर निकलता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, बट वो स्टैंडर्ड रेंट से क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो मेरा आरईआर हो गया 1.7 लाख। द हाउस हैज 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, बोल रहा है 2 कमरा है घर में। यूनिट 1 जो कि 25% एरिया है इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, घर का यूनिट ए, यूनिट 1, यूनिट 2 है। यूनिट 1 25% है, वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो ये पीजीपी हेड में जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 2 75% फ्लोर एरिया इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। यूनिट 2 जो 75% है ये लेट आउट है, एचपी इनकम, और कितना है 8500 पर मंथ। नेक्स्ट, और ये पूरे घर का, ये आरईआर पूरे घर का है 1.7 लाख। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। चलिए म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू ध्यान दीजिएगा 8% ऑफ 1.6 लाख है। नेक्स्ट, वेयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ही मेड फॉलोइंग पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, और ये सब पेमेंट किया। लाइट एंड वाटर चार्जेस एचपी में नहीं आएगा, रिपेयर्स एचपी में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग 36,000 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरेस्ट है ये किसी एक कमरे का नहीं है, ये तो पूरे घर का है। इंटरेस्ट रिपेयर्स वाला पूरे घर का 36,000 है। नेक्स्ट, मिस्टर आकाश हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख इन जुलाई 16 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एबव हाउस प्रॉपर्टी। बोल रहा है जुलाई 16 में ये लोन लिया था 5 लाख का। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30th जून 2019। आगे बढ़ते एक बार, ही पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम एंड एवरी मंथ सच इंटरेस्ट वाज पेड, नो रीपेमेंट ऑफ लोन हैज बीन मेड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोन कब से कब तक का है? लोन है आपका जुलाई 2016, 5 लाख का 12%। घर बन के रेडी हुआ है 30th जून 2019 में, और लोन रीपे नहीं हुआ है, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 1/4/22 से 31 मार्च 23 तक लोन इंटैक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लोन पुराना है तो प्री पोस्ट नहीं करेंगे आप। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? जिस दिन आप लोन लेते हैं यहां से लेकर घर बनने के पिछले 31 मार्च, तो इसके पहले 31 मार्च कब आया था? तो ये 31 मार्च 19 था, तो ये पीरियड आपका प्री है, प्री कंस्ट्रक्शन। कितना दिन हो गया? 6 महीना, 6 महीना। अगर हम ऐसे जोड़ ले, जुलाई 16 से 31 मार्च 19, इधर 6 महीना हो गया, 16 का 17, 18, 19 का 3 मंथ, 33 मंथ।
ये आपका प्री है, और पोस्ट का मतलब होता है करंट ईयर, करंट तो पूरा 12 महीने का है। ध्यान दीजिएगा, प्री का इंटरेस्ट अगर हम निकाल लें 5 लाख 12% 33 मंथ, तो ये प्री हो गया, और पोस्ट पूरा है 5 लाख 12% 1 ईयर, तो ये 60,000 है। और इधर कितना हो रहा है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 33 डिवाइड बाई 12, तो ये 1,65,000 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ये सब पूरे घर का है। हाँ चलो, इनकम ऑफ आकाश फ्रॉम हिज प्रोफेशन, अभी तक एचपी का डेटा था, अब पीजीपी का डेटा दे दिया है। इनकम ऑफ आकाश फ्रॉम हिज प्रोफेशन अमाउंटेड टू 8 लाख ड्यूरिंग द ईयर, बोल रहा है इसका पीजीपी इनकम 8 लाख है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग अपने बुक में किए थे, मिस्टर अनिकेत नाम का था। ड्यूरिंग द ईयर विदाउट डेबिटिंग हाउस रेंट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एडमिसिबल डेप्रिसिएशन ऑफ 8 लाख ऑन द पोर्शन ऑफ हाउस यूज्ड फॉर प्रोफेशन, 8,000 सॉरी, बोल रहा है ये पीजीपी इनकम मेरा 8 लाख है, बट ये सब खर्चा माइनस नहीं हुआ है और डेप्रिसिएशन भी माइनस 8,000 का नहीं किए, कर लेंगे। डिटरमाइन जीटीआई, तो चलिए जीटीआई देख लेते हैं। तो जीटीआई में सबसे पहले अगर हम घर का बात कर लें तो घर 75% लेट आउट है, पार्टली लेट आउट है, तो इसका अगर जीएवी निकाला जाए तो जीएवी कैसे निकलेगा, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट है आपका 8500 पर मंथ, तो ये कितना हो गया 1,02,000। और आरईआर, आरईआर जो ऊपर 1.7 लाख था ये पूरे घर का था, तो आपको 1.7 लाख का 75% लेना होगा। क्लियर है, देख लीजिए 1,02,000 और 1,70,000 का 75%, तो ये आ गया आपका आंसर 127,500। अब देखना यहां पे म्युनिसिपल टैक्स आप पे किए हो 8%, आरईआर का मत ले लेना, 8% म्युनिसिपल वैल्यू का, बट ये पूरे घर का है और घर तो 75% लेट आउट है, तो आप करोगे 8% 1.6 लाख 75%, 8% 1.6 लाख 75%, यह आ गया एनएवी। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का बात अभी आपको हम दिखाई दिए। देखिएगा इंटरेस्ट में क्या क्या इंटरेस्ट है मेरा, सॉरी, एक तो रिपेयर्स है 36,000, एक प्री है, प्री का 1/5 मिलेगा, 1/5 33,000 हो रहा है, और पोस्ट 60, तो 3 है, देख लो पोस्ट का 60, प्री 33 अभी हम लोग निकालें, और रिपेयर्स के लिए 36,000, तो टोटल इंटरेस्ट ये है, और घर के लिए इसका 75% लेंगे, तो उसका 75% आ गया ये अमाउंट, तो ये 24B है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया एचपी। अब पीजीपी इनकम कैसे निकालेंगे, पीजीपी में बोला था 8 लाख का मेरा इनकम है और ये सब खर्चा माइनस नहीं हुआ है और ये सब पूरे घर का है, पीजीपी कितना पार्ट है 25, तो लीजिए लाइट एंड वाटर चार्जेस एचपी में नहीं आता है क्योंकि एचपी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेते हैं, पीजीपी में लेंगे इसका 25%, रिपेयर्स का 25%, इंटरेस्ट ऑन रिपेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी 25%, नॉर्मल इंटरेस्ट का भी 25% ये ले लिए अपने। नेक्स्ट इसके अलावा डेप्रिसिएशन देख लो, लाइट एंड वाटर चार्जेस 25%, म्युनिसिपल टैक्स, अगेन ये जो म्युनिसिपल टैक्स था ये पूरे घर का था, हम लोग एचपी में 75% लिए थे, यहां 25 लेंगे, रिपेयर्स, इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट ये वाला प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया आपका जीटीआई। क्लियर है, तो प्लेन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी किए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, मिस्टर सुरेश हैज अ सोल प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑन 1 अप्रैल 22 आपके ईयर में ही ओन्स अ प्लांट, ही ओन्स प्लांट ए एंड प्लांट बी, दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, ब्लॉक बन जाएगा ए और बी का। डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑन 1 April 22 इज 10 लाख, ओके।
ओपनिंग WDV ब्लॉक का दे दिया 10 लाख। प्लांट बी इज ट्रांसफर्ड ऑन 15 अक्टूबर फॉर 19 लाख। प्लांट बी को आप बेच दिए 15 लाख में। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लांट बी इज 20,000, 20,000 खर्चा लगाए। प्लांट सी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% इज परचेस्ड ऑन 10th March 23 फॉर 22 लाख। बोल रहा आपके पास प्लांट ए प्लांट बी था प्लस एडिशंस भी हुआ है। एडिशंस कितना हुआ है 22 लाख का, और बेच भी दिए आप। बेचे कितना 19 लाख। चलिए बोल रहा है प्लांट सी इज परचेस्ड ऑन 10th March 23 फॉर 22 लाख। हाउएवर प्लांट सी इज पुट टू यूज ऑन 2nd September 23। सुनिएगा, प्लांट सी आप परचेज तो कर लिए, ले लो ब्लॉक में भले, बट इस पे डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज नहीं हुआ है। तो प्लांट सी का आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलने वाला है। चलिए अगर हम यहां से निकाल लें तो ये कितना आ गया मेरा क्लोजिंग WDV 32 माइनस ये 13 लाख हो गया। ऑल्दो ये 13 लाख हो गया, बट आपको दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा, जब आप डेप्रीसिएशन निकालते तो पहले हाफ वाला लेते हैं, तो नया प्लांट ही तो आपका पूरा का पूरा ये है। तो देखिएगा इस पे प्लांट नॉर्मल अगर हम बात कर लें 13 लाख का आपका क्या आ गया क्लोजिंग WDV। आप नॉर्मली डेप्रीसिएशन कैसे निकालते थे, पहले हाफ वाला फिर बैलेंस, और हाफ वाला ये 22 लाख का था, एक तरह से यही 13 लाख में बचा है, बट ये पुट टू यूज नहीं हुआ है तो आप पे डेप्रीसिएशन आएगा ही नहीं। क्लियर है? बोल रहा है ऑन 1st March 23, एक बार डेप्रीसिएशन का पोर्शन दिखा दें हम सॉल्यूशन से, देख लो 13 लाख आया, बट पुट टू यूज नहीं हुआ है तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी नहीं मिलेगा, एडिशनल भी कुछ भी नहीं मिलेगा, तो डेप्रीसिएशन तो निल है। ऑन 1st March 23 सुरेश ट्रांसफर्ड 900 इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड अनलिस्टेड। बोल रहा है ये अनलिस्टेड कंपनी का 900 शेयर्स बेचा है फॉर 23.5 लाख। आगे बढ़िए, सुरेश डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बोल रहा है ये अनलिस्टेड शेयर्स बेचा है और इसके पास कोई घर नहीं है। दीज शेयर्स वेयर परचेस्ड ऑन 2nd April 15 फॉर 2 लाख। बोल रहा है अनलिस्टेड शेयर्स 2015 में खरीदे थे हम 2 लाख में, आज बेचे हैं 23.5 लाख में। लॉन्ग टर्म में देख लो शेयर्स, और क्योंकि अनलिस्टेड है एसटीटी नहीं लगेगा, और क्योंकि एसटीटी नहीं लगेगा तो ये लॉन्ग टर्म पे एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 लगेगा, ना कि 112A। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन अंडर डिफरेंट सेक्शंस ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑन 1st में। बोल रहा है शेयर्स बेचा था 1st मार्च को और एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट किया 1st में, 2 महीने के अंदर। पहला, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया कोलकाता में 19 लाख, आउट ऑफ विच स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंडिचर इज 30,000। सुनिएगा, ये अनलिस्टेड शेयर्स बेचकर एचपी लिया है। आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 54F, घर छोड़कर कुछ और बेचकर घर लेते हैं तो 54F में एग्जम्पशन मिलेगा। नंबर 2, NHAI बॉन्ड्स। NHAI सुनते ही आपको 54EC याद आएगा, बट 54EC मत देना क्योंकि 54EC मिलता था लैंड बिल्डिंग बेचकर। NHAI, RECL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड, लैंड बिल्डिंग बेचकर, शेयर्स नहीं। तो हां 54F मिलेगा, 54EC नहीं। फाइंड आउट GTI। चलो ये तो निकाल लिए अपने पीजीपी में। डेप्रीसिएशन कुछ नहीं है, वैसे हम पीजीपी का एक लाइन छोड़े थे। बिजनेस इनकम ऑफ सुरेश बिफोर क्लेमिंग डेप्रीसिएशन इज 11 लाख। तो पीजीपी इनकम 11 लाख है, डेप्रीसिएशन है ही नहीं, तो देख लो पीजीपी 11 लाख। अब मैं वो कैपिटल गेन निकालना है, हम लोग बात कर ही लिए। कितने में बेचे? 23.5 लाख में। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलेगा, 112 है, 112A नहीं, 2 लाख का। तो 23.5 लाख में बेचे और देखिएगा यहां इंडेक्सेशन दिए हैं, तो ये आ गया मेरा ग्रॉस एलटीसीजी। 54EC नहीं मिलेगा, 54F मिलेगा, वेट करिएगा। बट 54F में आपको
पूरा एग्जाम्शन नहीं मिलता है। आप घर कितने का लियो? 19 लाख, उसमें से 30,000 स्टैम्प ड्यूटी है। कोई बात नहीं, आप जानते हो एसेट परचेस के टाइम पे अगर स्टैम्प ड्यूटी दिए तो वो मेरे कॉस्ट में जुड़ता है, तो कॉस्ट 19 लाख। अब ऐसा मत करना कि पूरा 19 लाख का यहां जाकर एग्जाम्शन दे दो, नहीं। 54F में हम लोग बोलते थे ये जो है ना, इसका एक प्रोपोर्शन आपको एग्जाम्प्ट होगा। ग्रॉस एलटीसीजी डिवाइडेड बाय नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन तो सेम है 2350, और इसमें से आप कितना इन्वेस्ट किए? 19 लाख, तो इतने प्रोपोर्शन का आपका एग्जाम्शन मिला। कह रहे, तो यही आ गया आपका जीटीआई। ठीक है, नेक्स्ट वन 12 बोल रहा है मिस्टर राम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 65 ईयर्स, सीनियर सिटीजन है, सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। आपका देखिए लॉस इनकम वगैरह दिख रहा है। मांग क्या रहा है? कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ राम एंड शो द आइटम्स एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बैक। न्यू स्कीम में नहीं है, आपको टोटल इनकम निकालना है। चलिए, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ए 30,000 का लॉस है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस बी, आप जानते हैं सेक्शन 73 स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट होता है, तो यहां से आप एडजस्ट कर दो, पूरा एडजस्ट हो गया ना। 30,000 का लॉस था। चलिए, तो अगर हम पीजीपी लिख लें, या चलो ना सॉल्यूशन से दिखा देंगे आपको, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो यहां से ये सेट ऑफ हो गया। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35 एडी। सेक्शन 73 ए बोलता है स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड से ही एडजस्ट होगा, तो हम वेट करते हैं, अगर स्पेसिफाइड नीचे मिलेगा तो एडजस्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो रखा है। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, एचपी को तो हम यहां से कर ही सकते हैं सैलरी से, अदर हेड से आप कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख ओल्ड स्कीम में, और ये ओल्ड स्कीम है। लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस, पीजीपी का लॉस है, तो पीजीपी का इनकम कितना था? 1.5 लाख, उसमें से 30,000 ये हो गया, और ये 80,000 भी हो जाएगा। तो अगर हम पीजीपी का बात कर ले तो मेरा इनकम कितना है? 1.5 लाख, लेस स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 30,000, स्पेसिफाइड बिजनेस का नहीं होगा, क्लॉथ बिजनेस का 80,000। तो हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गया, ये हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम, और ये इनकम कितना हो गया? सैलरी भी लिख लेते हैं। सैलरी मेरा 2 लाख का है, उसमें से 1.9 लाख एचपी का माइनस किए, तो 10,000 सैलरी आया अभी तक। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड 3 लाख का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सेट ऑफ करिए यहां से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एसटीटी पेड इन एनी केस, सेट ऑफ करिए। तो मेरा कैपिटल एलटीसीजी कितना है? 3 लाख था, उसमें से 1 लाख और 1.5 लाख माइनस किए, तो मेरा 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। सैलरी 10 है अभी तक। इनकम फ्रॉम बेटिंग फुल्ली टैक्सेबल होता है, इससे कोई सेट ऑफ नहीं होता है, ये 80,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में बेटिंग आ गया है 80,000। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, आपको याद होगा, इसको लॉस मत बोलिएगा, ये लॉस अलाउड ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट 12,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी 40,000। सेविंग्स एंड एफडी 52,000 है। बचा ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, कैरी फॉरवर्ड करिए। तो अगर हम पीजीपी टोटल कर ले कितना हो गया? 2,60,000। सैलरी 10,000 है, आईएफओएस है 1,32,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000। टोटल कर लेंगे। बाकी ध्यान दीजिएगा, ये अपने को क्या मांगा है? टोटल इनकम।
और टोटल इनकम में सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, तो सेविंग्स इंटरेस्ट पे या एफडी इंटरेस्ट पे 80 टीटीबी मिलेगा 50,000 का। सॉल्यूशन दिखा दें आपको, देखिएगा सैलरीज 10,000 हमारा भी आया, 40,000 पीजीपी, 40,000 कैसे, ओ सॉरी हम टोटल कर दिए क्या, 1.5 लाख में से माइनस हो रहा है तो ये 40,000 हो रहा है। हाँ, सैलरी 40,000, कैपिटल गेन 50,000 हमारा भी आया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 132, बट इसमें से ये देना मत भूलिएगा 80 टीटीबी टोटल इनकम मांगा है, और आप जानते हैं ओल्ड स्कीम है तो आप 50,000 का 80 टीटीबी सेविंग्स हो या एफडी हो दोनों इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को 50,000 तक। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस एंड कंप्यूट टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा, एग्जामिन करने भी बोल रहा है मतलब थ्योरी देना होगा, और कंप्यूट भी बोल रहा है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर तुषार, मिसेस तुषार एंड देयर माइनर सन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। बोल रहा है हस्बैंड वाइफ और माइनर सन का टोटल इनकम निकालना है और कुछ थ्योरी भी लिखना पड़ेगा आपको। एज्यूमिंग दैट दे डू नॉट विश टू ऑप्ट फॉर 115 बैक। ठीक है, नंबर 1, मिस्टर तुषार हैज ए एफडी ऑफ 6 लाख इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बोल रहा है तुषार का एफडी है 6 लाख का स्टेट बैंक में। ही इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट 9% फ्रॉम अप्रैल टू मार्च 23 टू द सेविंग्स अकाउंट ऑफ मिस्टर राज, सन ऑफ हिज ब्रदर, टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। बोल रहा है मेरा 6 लाख का एफडी है बैंक में, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 54,000 आ रहा है। ये एफडी मेरा है और हम अपने भाई के बेटे को दे रहे हैं। सेक्शन 60, अगर एसेट आपका है तो इनकम भी आपका होगा, क्लबिंग, जिसका मुर्गी उसका अंडा, तो ये तुषार के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए, मिस्टर तुषार स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1 मई 2022। बोल रहा 1 मई को ये बिजनेस चालू किया विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख, 6 लाख का कैपिटल लगाया है। हिज वाइफ मिसेस तुषार, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गेव कैश ऑफ 5 लाख ऑन 1 मई। बोल रहा हम 6 लाख का अपना कैश लगाएं और मेरी स्पाउस 1 मई को 5 लाख का मैं वो कैश दिया, टोटल 11 लाख हो गया, which was immediately invested in the business by Tushar. He earned a profit of 4 lakh during the previous year 22-23। अच्छा पॉइंट है ये, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे गलती होगा। सुनिएगा, आप जानते हैं सेक्शन 64(1)(4) ये बोलता है अगर आप अपने स्पाउस को कोई एसेट देते हैं, उस एसेट से जो इनकम आएगा वो क्लब होगा। यहां हुआ क्या है कि तुषार अपने बिजनेस में 6 लाख लगाया और उसकी वाइफ कैश दी है 5 लाख, और टोटल बिजनेस से कमाया गया है 4 लाख। सुनिएगा, आपको याद होगा कि अगर स्पाउस को पैसा देते हैं आप और उस पैसा से प्रॉफिट आता है तो प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होता है, बट उसमें एक कैच है। आप जब भी प्रोपोर्शनेट करते थे ना, प्रोपोर्शनेट के लिए आप ओपनिंग डे प्रीवियस ईयर के 1 डे को लेते थे। अब यहां पर 1 मई को कैश दिए वाइफ, तो क्वेश्चन उठता है क्या इसका क्लबिंग होगा वाइफ के हाथ में? क्योंकि आपको याद हो तो सेक्शन 64(1)(4) हम दिखा भी दे रहे हैं आपको, यह बोलता था कि अगर स्पाउस को आप पैसा देते हैं और उस पैसा को स्पाउस इन्वेस्ट कर देती है तो उस पर क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन होता है। और प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आप 1 डे ऑफ प्रीवियस ईयर का बैलेंस लेते हैं। अब आप बोलोगे यहां तो 1 मई को है, तो 1 मई है अकॉर्डिंगली इस पे क्लबिंग नहीं होगा। रॉन्ग, नॉर्मली आप 1 अप्रैल देखते हैं, बट ये बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? 1 मई को। आपको याद होगा कि प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है, प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है।
अगर आपका न्यू बिजनेस चालू होता है तो जिस दिन चालू हुआ वहां से प्रीवियस ईयर चालू होगा। तो इस बार 1 मई है भले, बट बिजनेस चालू किए इस दिन से, तो आपका प्रीवियस ईयर 1 मई हो गया। और क्योंकि 1st डे ऑफ प्रीवियस ईयर वाइफ पैसा दी है, क्लबिंग होगा। ध्यान देना, अच्छा पॉइंट है। अगर ये बिजनेस 1 अप्रैल को चालू हुआ होता और वाइफ मई में पैसा देती तो इस साल क्लबिंग नहीं होता, अगले साल होता। बट यहां पर देखिएगा 1 मई को चालू हुआ और उसी दिन वाइफ पैसा दी है, तो जिस दिन बिजनेस चालू करते हैं वही होता है 1st डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये 4 लाख टोटल 11 लाख पे हैं, उसमें से 6 लाख तुषार के हाथ में होगा और 4 लाख का, सॉरी टोटल 6 और वाइफ का 5 था, ठीक है। हाँ, टोटल 11 लाख है, वाइफ के हाथ में, मिसेस तुषार के हाथ में इतना टैक्सेबल होगा। अच्छा पॉइंट था ये। मिड ऑफ द ईयर को मत समझिएगा, इसके लिए प्रीवियस ईयर यही है मई से, तो ये 1st है। 3rd, मिस्टर तुषार्स माइनर सन derived an income of 20,000 through a business activity involving application of his skill and talent. माइनर सन का अपने दम पे कमाया हुआ पैसा है। सेक्शन 64(1) कैपिटल ए बोलेगा ये सन के हाथ में टैक्सेबल होगा, कोई भी क्लबिंग नहीं होगा। तो आंसर ये रहा, तुषार के हाथ में 54, तुषार के हाथ में प्रोपोर्शनेट, वाइफ के हाथ में प्रोपोर्शनेट, और ये 20,000 सन के हाथ में। देख लीजिए, तुषार में 54, प्रोपोर्शनेट वाइफ और तुषार, और 20,000 चाइल्ड के हाथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखिएगा। मिस्टर कमल, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज्ड 48 ईयर्स, नॉर्मल एज है, इज वर्किंग एट अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन इन प्राइवेट बैंक सिंस 20 ईयर्स, 20 साल से काम कर रहा है कोई प्राइवेट बैंक में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 ही रिसीव्ड फॉलोइंग एमोलमेंट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर से ये एमोलमेंट्स मिला है, मतलब सैलरी मिला है। मोर ओवर मांगा क्या है, क्वेश्चन का लास्ट हम देख रहे हैं, कंप्यूट करना है टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी भी, ठीक है। क्या क्या मिला है, और वेट लास्ट टाइम पढ़ लो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 आपका, क्लियरली शोइंग वर्किंग्स, ठीक है। इग्नोर 115 बैक प्रोविजन, न्यू स्कीम नहीं है। चलिए, सबसे पहला बेसिक सैलरी मिला है 3.5 लाख पर मंथ, तो सैलरी में आएगा इंटू 12, तो 3.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12। नंबर 2, क्लाइंट एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, बोल रहा है क्लाइंट का पीछे कुछ खर्चा किया ये, उसके लिए रीइंबर्समेंट मिला है 20,000 पर मंथ, 2.4 लाख हो गया। आउट ऑफ विच ही सबमिटेड बिल ऑफ 2 लाख। सुनिएगा, 2.4 लाख आपको मिला है और आप 2 लाख का बिल दिए। आपको याद होगा ऑफिस से काम से आप जितना खर्च करते हैं एग्जम्प्ट हो जाता है, बट 2.4 लाख आपको मिला, आप 2 लाख खर्च किए, 40,000 टैक्सेबल। चलिए, एलटीसी ओल्ड स्कीम में बोल के दे रहे हैं, एलटीसी का एग्जाम्पशन 10(5) में, अदरवाइज एलटीसी नहीं मिलेगा न्यू स्कीम में। बोल रहा है लीव ट्रेवल एंड अलावेंस ऑफ 4 लाख पर एनम मिला है। ही टुक अ ट्रिप टू गोवा विथ हिज स्पाउस एंड 2 चाइल्ड, अलाउड है 2 चाइल्ड भी, इन December 22, फॉर विच प्लेन बोर्डिंग टिकट ऑफ 1 लाख एंड होटल बुकिंग ऑफ 3 लाख वॉज सबमिटेड टू एम्प्लॉयर। बोलेगा एलटीसी में आपको 4 लाख मिला है, उसमें से 1 लाख ट्रेवल के लिए है और 3 लाख होटल के लिए। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, तो आपको होटल वाला एग्जाम्प्ट होगा, सॉरी बोर्डिंग टिकट वाला एग्जाम्प्ट होगा, ये 3 लाख टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस बोनस अमाउंटिंग टू 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 20% बोनस भी मिला है, कुछ भी दो सैलरी है।
नेक्स्ट वन, ही इज एलिजिबल टू टेक अ स्टाफ हाउसिंग लोन। बोल रहा है ये हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन, ये सुनकर एचपी चैप्टर भी क्लिक कर रहा है मेरे को। ही इज एलिजिबल टू टेक स्टाफ हाउसिंग लोन अप टू 20 लाख। बोल रहा है ये एलिजिबल है कि वो 20 लाख का लोन ले सकता है, कंपनीज इंप्लॉइज को अलाउ करते हैं। एट कंसेशनल रेट ऑफ 2.5% पर एनम पे लोन ले सकता है अप टू 20 लाख। ही अवेल्ड हाउसिंग लोन ऑफ 15 लाख, चलो 15 लाख का लोन लिया है आउट ऑफ द सेम ऑन 1 जून 2022। 15 लाख का ये 2.5% पे कंसेशनल रेट पे लोन लिया इंप्लॉयर से 1 जून को, 10 महीना। नो रीपेमेंट ऑफ लोन हैज बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई रीपेमेंट नहीं है, तो पूरा 15 लाख का लोन आपको इंटैक्ट है। द लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग डे ऑफ हाउसिंग लोन वाज 8%। और बोल रहा है इस टाइप के लोन का ओपनिंग डे एसबीआई का रेट है 8%। आप एसबीआई का ही लेते हैं और ओपनिंग डे का ही लेते हैं। सुनिएगा, इंप्लॉय को अगर आप कंसेशनल रेट पे लोन देते तो ये परक्विजिट्स है। तो 15 लाख का आप लोन दिए 8 के बदले 2.5% में जून से, तो ये हो गया आपका परक्विजिट्स। सेम कैलकुलेशन यहां किया हुआ देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द बैंक ऑल्सो अलॉटेड 1500 इक्विटी शेयर्स या 1500 स्वेट इक्विटी शेयर्स टू मिस्टर कमल इन May 22। 1500 शेयर्स दिया बैंक इसको एट द रेट ऑफ 1300 पर मंथ पर शेयर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 1500 ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन बाय कमल। सुनिएगा, जिस बैंक में काम कर रहा है वो बैंक अपना 1500 का शेयर्स 1300 में दिया है, 200 परक्विजिट्स, तो 1500 इंटू 200 शेयर्स परक्विजिट्स। नेक्स्ट, he sold all the shares of 20 sorry he sold all the shares for 2100 per share on 31st March on recognized stock exchange, assume STT has been paid। तो इस पे कैपिटल गेन आएगा और क्या, कैपिटल गेन का अलग से हम देख लेंगे। चलिए, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वेर मेड बाय कमल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। बोल रहा है इसके अलावा आपका और डेटा है। ही अर्नड rental income of 35,000 per month from a 3 BHK residential flat situated at Delhi। तो बोल रहा रेंटल इनकम 35,000 पर मंथ है, तो साल का कितना हो गया, ये चलो आगे हम पढ़ लेते हैं। ही परचेज द सेड फ्लैट, और ये फ्लैट वो परचेज किया था फॉर 45 लाख इन जून 22। ध्यान दीजिएगा, आपके ईयर में वो क्या किया था, परचेज किया है यूजिंग द हाउसिंग लोन अवेल्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। बोल रहे ये जो लोन लिया है ना, इस लोन से वो घर खरीदा है। चल, एंड हिज ओन सेविंग्स, बोल रहा अपना पैसा भी लगाया और लोन वाला पैसा भी लगाया। इट वॉज लेट आउट फ्रॉम जुलाई, बोले अप्रैल में जून 3 महीना लेट आउट नहीं था, 9 मंथ तक लेट आउट है। 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 3,35,000 मेरा आ गया एक्चुअल रेंट। आरईआर है नहीं तो ये हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स 12,000 है, ठीक है, तो लेस कर लेंगे, देख लीजिए। हम एक मिनट, ये एरर 3 महीना माइनस होगा ना, 3,50,000, 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 12,000, ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू, 30% डिडक्शन। अब इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट कितना आपका लग रहा है, 15 लाख का 2.5% फॉर 10 मंथ्स, ये इंटरेस्ट है। 15 लाख 2.5% 10 मंथ्स, तो ये आ गया आपका एचपी। क्लियर है, चलिए एचपी तो कंप्लीट हो गया हमारा, टिक। कैपिटल गेन पेंडिंग है, सैलरीज कुछ आधा की हम लोग। ही इन्वेस्टेड 30 लाख इन आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड ऑन 1 सितंबर 22। बोल रहा आपके ईयर में सितंबर 22 में
वो 30 लाख का आरबीआई के बॉन्ड को परचेज किया है, अर्निंग एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम, साल का इंटरेस्ट 7% है, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली और आरबीआई हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर, एज्यूम रिसिप्ट बेसिस फॉर टैक्सेशन। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। देखिएगा 30 लाख का 7%, बट मेरे को जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो 1 जुलाई को मिलता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को मिलेगा। हम सितंबर में पैसा लगाएं तो सितंबर के बाद जुलाई में मिला होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी सितंबर के बाद 1 जन को मिला होगा आपको, तो आपको 4 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा। और जुलाई तो अभी आया नहीं है, वो तो बाद में आएगा। तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये भी हो गया, टिक कर दो। नेक्स्ट, ही ऑल्सो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर सेल्फ, 20,000 फॉर वाइफ, LIC, एंड 30,000 फॉर डिपेंडेंट फादर एज्ड 75 ईयर्स। इमोशनल करने का कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा 80C में सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड का मिलता है, पेरेंट्स का नहीं मिलता है 80C में, तो आपका ये दोनों मिलेगा। तो 80C मेरे को अभी तक दिख रहा है 35,000। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर। सुनिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 80D होता है और डी में ब्रदर तो आता ही नहीं है, एंड मेजर डिपेंडेंट सन। ध्यान दीजिएगा 80D में ब्रदर तो आएगा नहीं। कितना क्या है, 5,000 चेक से और 10,000 कैश, तो ब्रदर का 5,000 तो आएगा नहीं। डिपेंडेंट चाइल्ड आएगा कि नहीं, आएगा। ऑलवेज नहीं आता 80D में, डिपेंडेंट होता है, माइनर मेजर से मतलब नहीं है, तो चाइल्ड का अपने को मिलेगा, बट 10,000 हम कैश में दे दिए। ब्रदर का मिलेगा ही नहीं, चाइल्ड, डिपेंडेंट चाइल्ड का मिलता, बट कैश में आप नहीं दे सकते हैं, आप कैश में दिए 80D नहीं मिलेगा। हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता ना तो 5,000 तक कैश मिलता, ये प्रिवेंटिव नहीं है। ठीक। इन December 22 ही अर्नड डिविडेंड ऑफ 5 लाख ग्रॉस, TDS नहीं काटा हुआ है, ऑन शेयर्स ऑफ बैंक हेल्ड बाय हिम, IFOS इनकम। ठीक, तो 5 लाख IFOS इनकम है, देख लो डिडक्शंस भी हो गया। अब बचा मेरा सैलरीज। सैलरीज हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं, कोई और डेटा नहीं है, और ये ओल्ड स्कीम वाला है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दो 50,000, तो सैलरी ये आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद HP हम लोग कर ही लिए, कैपिटल गेन्स में आते हैं। सुनिएगा, कंपनीज को शेयर्स दिया था मई 22 में, ठीक है, और ये शेयर्स ये मार्च 23 में बेच दिया, एक साल के अंदर, शॉर्ट टर्म में। सुनिएगा, आप 1300 में शेयर्स खरीदे थे, स्वेट इक्विटी शेयर्स 1500 का शेयर्स, तो ये 200 को आप सैलरी बोले, और क्योंकि 1500 पे आप सैलरी इनकम बोल लिए हैं, तो सैलरीज का छत कैपिटल गेन्स के लिए फर्श है, तो कैपिटल गेन्स के लिए ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आप बेचे हैं 2100 में, तो 600 आपका पर शेयर्स, और 1500 शेयर्स है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। क्लियर है? तो ये हो गया टोटल इनकम, देख लो आप। वैसे आपसे सिर्फ टोटल इनकम नहीं मांगा है, टैक्स भी मांगा है। अब टैक्स निकाल ही लेंगे। ये नॉर्मल इनकम है, इस पे स्लैब लगेगा, इस पे स्लैब लगेगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, 15% टैक्स, बाकी डिविडेंड वगैरह इस पे भी नॉर्मल स्लैब रेट। तो देख लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% है, अदर इनकम पे नॉर्मल स्लैब। और क्योंकि मेरा इनकम 73 लाख है, 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ के अंदर 10% सरचार्ज होगा, तो जो भी टैक्स आया उसमें 10% आप सरचार्ज जोड़ेंगे, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 15, ये असेसमेंट चैप्टर से है, सेक्शन 139A, पैन से जो लिंक था वहां से लिंक्ड क्वेश्चन। बोल रहा है मिस्टर आकाश हैज अंडरटेकन सर्टेन ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 विच आर लिस्टेड बिलो। ये सब ट्रांजेक्शंस किया है वो। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी। बोल रहा है वो 4 ट्रांजेक्शंस किया नीचे, कब कब पैन देना मैंडेटरी आपको बताना है। नंबर 1, ओपनिंग अ करंट अकाउंट। आपको याद होगा करंट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको पैन लेना भी पड़ता है 7 दिन पहले ओपन करने के, और जब आप ओपन करेंगे तो मैंडेटरली आपको क्या देना होगा, पैन। तो हाँ, यहां आपको पैन देना है। नेक्स्ट, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, अनलिस्टेड शेयर्स है। अनलिस्टेड शेयर्स 1 लाख से ऊपर है तो पैन देना होता है। हाँ, 1 लाख से ऊपर है पैन देंगे। नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ 2 व्हीलर मोटर व्हीकल 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, मोटर कार वगैरह परचेज करते थे ना, मोटर व्हीकल 4 व्हीलर, तब पैन देना होता था, यहां पर नहीं है, 2 व्हीलर है। और परचेज ऑफ प्रोफेशनल लैपटॉप 3 लाख। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख से ऊपर कोई भी शॉपिंग करते हैं आप, गुड्स हो या सर्विस, पैन देना होता है। देख लो, फर्स्ट केस में करंट अकाउंट में तो पैन देना ही होगा, इनफैक्ट पैन लेना पड़ता है आपको 7 दिन पहले। अनलिस्टेड शेयर्स में 1 लाख से ऊपर तो पैन देंगे, 2 व्हीलर के लिए पैन देने का जरूरत नहीं है, और 2 लाख से ऊपर अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको पैन देना पड़ता है। क्लियर है? चलो, तो ये था आपका डायरेक्ट टैक्स का अदर देन एमसीक्यू वाला आरटीपी पोर्शन।